नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? वो कोई दूर का तारा या कोई ब्लैक होल नहीं है। वो तो आपके अपने ही अंदर है। आपकी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रखी हुई लगभग 1.5 किलो की एक नरम जेली जैसी चीज। हम बात कर रहे हैं इंसानी दिमाग की। ये सिर्फ एक अंग नहीं है। ये तो वो जादूगर है जो आपके लिए आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी हकीकत को रचता है। आपका हर एक विचार, आपकी हर एक भावना, आपकी हर एक याद, आपका हर सपना, आपका प्यार, आपका गुस्सा, ये सब कुछ इसी के अंदर पैदा होता है। ये वो सुपर कंप्यूटर है जो 1 सेकंड में खरबों गणनाएं करता है, और वो भी इतनी खामोशी से कि आपको पता भी नहीं चलता। आज हम इसी आंतरिक ब्रह्मांड की, इसी इनर स्पेस की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं, और यह कैसे हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। यह यात्रा हमें सिखाएगी कि हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक कैसे बन सकते हैं। ये हमें उस अपार शक्ति का एहसास कराएगी जो हमारे अपने ही अंदर छिपी हुई है। क्या आप तैयार हैं उस सबसे विशाल रहस्य का सामना करने के लिए, जो आप खुद हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, आपके अंदर का ब्रह्मांड, दिमाग से पहली मुलाकात। चलिए अपनी इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब अपना कहते हैं, लेकिन जिसे हम शायद सबसे कम जानते हैं, हमारा अपना दिमाग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दिमाग क्या है, तो आप शायद कहेंगे कि यह सोचने वाला एक अंग है। यह सच है, लेकिन यह तो बस कहानी की शुरुआत है। आपका दिमाग सिर्फ सोचता ही नहीं है, वो आपकी पूरी दुनिया का निर्माण करता है। जो कुछ भी आप अभी देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, वो असल में बाहर वैसा नहीं है। आपकी आंखें तो बस प्रकाश की तरंगों को पकड़ती हैं, आपके कान ध्वनि की तरंगों को। यह तो आपका दिमाग है जो उन तरंगों को रंगों, आकारों और आवाजों की एक सार्थक, एक त्रिआयामी दुनिया में बदलता है। आपकी पूरी हकीकत, आपका पूरा अनुभव, आपके दिमाग के अंदर ही रचा जा रहा एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जटिल सिनेमा है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपके इस छोटे से लगभग 1.5 किलो के दिमाग के अंदर 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स, यानी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। 100 अरब, ये हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे में मौजूद तारों की संख्या के लगभग बराबर है। और हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे खरबों खरबों कनेक्शन, यानी साइनेप्स का एक अविश्वसनीय रूप से घना और जटिल नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क में जितनी जानकारी संग्रहित की जा सकती है और जितनी तेजी से प्रोसेस की जा सकती है, उसकी तुलना दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से भी नहीं की जा सकती। और यह सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड आपके सिर के अंदर बहुत ही कम ऊर्जा पर, लगभग एक 20 वॉट के बल्ब जितनी ऊर्जा पर 24 घंटे बिना रुके काम कर रहा है। ये दिमाग करता क्या है, ये क्या नहीं करता, ये पूछना ज्यादा सही होगा। ये आपके दिल की धड़कन को, आपकी सांसों को बिना आपके ध्यान दिए स्वचालित रूप से चलाता रहता है। यह आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह आपको चलने, दौड़ने और एक कप चाय उठाने जैसे जटिल कामों को करने में मदद करता है। यह आपकी यादों को संग्रहित करता है, आपके बचपन की धुंधली यादों से लेकर आपने कल रात खाने में क्या खाया था उस तक। यह आपको भाषा को समझने और बोलने की अद्भुत क्षमता देता है। यह आपको प्यार और नफरत जैसी गहरी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता देता है। और सबसे अधिक, यह आपको सोचने, कल्पना करने और सचेत होने की वो रहस्यमयी शक्ति देता है। यानी यह एहसास कि मैं हूं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग कोई एक अकेली चीज नहीं है। यह एक बहुत विशाल कंपनी की तरह है, जिसके अलग अलग विभाग हैं, और हर विभाग का अपना एक खास काम है। कुछ हिस्से देखने के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ सुनने के लिए, कुछ याद रखने के लिए, और कुछ फैसले लेने के लिए। यह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही कुशल तरीके से संगठित है। आने वाले चैप्टर्स में हम इसी संगठन की, इसी दिमाग के भूगोल की यात्रा करेंगे। हम इसके अलग अलग महाद्वीपों, यानी इसके लोब्स की सैर करेंगे, और हम इसके गहरे छिपे हुए हिस्सों, जैसे कि लिम्बिक सिस्टम में भी उतरेंगे, जहां हमारी सबसे आदिम भावनाएं रहती हैं। यह यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं होगी, ये एक आत्म खोज की यात्रा भी होगी। जब आप ये समझेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है,
तो आप ये भी समझने लगेंगे कि आप खुद कैसे काम करते हैं। आप समझेंगे कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आपको डर क्यों लगता है, और आप अपनी बुरी आदतों के गुलाम क्यों बन जाते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, ज्ञान ही शक्ति है। जब आप अपने दुश्मन को समझ लेते हैं, तो आप उसे हरा भी सकते हैं। और हमारा सबसे प्रमुख दुश्मन और हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हमारा अपना दिमाग ही है। तो चलिए, इस अंदरूनी ब्रह्मांड के नक्शे को खोलने की तैयारी करते हैं। और सबसे पहले उस सबसे विशाल, सबसे विकसित और सबसे इंसानी हिस्से से मिलते हैं, जो हमें इंसान बनाता है, हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। चैप्टर नंबर 2, दिमाग का सीईओ, आपके माथे के पीछे छिपा कंट्रोल रूम। अगर हमारा दिमाग एक बहुत विशाल कंपनी है, तो उसका सीईओ या बॉस कौन है? वो कंट्रोल रूम कहाँ है जहां से सारे मुख्य फैसले लिए जाते हैं, सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और सारे नियम लागू होते हैं? वो कंट्रोल रूम आपके ठीक माथे के पीछे स्थित है और उसे कहते हैं फ्रंटल लोब। ये हमारे दिमाग के 4 प्रमुख लोब्स या खंडों में से सबसे प्रमुख, सबसे नया और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वो हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें जानवरों से अलग करता है। अगर आपका दिमाग एक स्मार्टफोन है, तो बाकी के हिस्से हार्डवेयर और बेसिक ऐप्स की तरह हैं। लेकिन फ्रंटल लोब उसका सबसे एडवांस, सबसे स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह सीईओ करता क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कार्यकारी कार्य। ये एक बहुत ही फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सरल है। इसका मतलब है अपने जीवन को प्रबंधित करने, उसे दिशा देने की क्षमता। इसमें शामिल है योजना बनाना। आज आप दिन भर क्या करेंगे? इस हफ्ते आपको कौन से काम खत्म करने हैं? आप अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं? यह सब सोचने और योजना बनाने की क्षमता आपके फ्रंटल लोब से ही आती है। इसमें शामिल है फैसले लेना। आपको 2 विकल्पों में से कौन सा चुनना है, एक मुश्किल स्थिति में क्या करना है, यह सब विश्लेषण करने और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति यहीं से आती है। फ्रंटल लोब का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है आवेगों पर नियंत्रण या आत्म संयम। आपके अंदर से एक आवेग उठता है, चलो वो केक खा लेते हैं, या चलो इस आदमी को एक घूंसा मारते हैं। ये तो आपके दिमाग के आदिम हिस्से हैं जो तुरंत संतुष्टि चाहते हैं। लेकिन आपका फ्रंटल लोब उस कंपनी के एक जिम्मेदार सीईओ की तरह कहता है, एक मिनट रुको, अगर तुम यह केक खाओगे तो तुम्हारी डाइट खराब हो जाएगी। अगर तुम इसे घूंसा मारोगे तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। यह आपके आवेगों पर एक ब्रेक की तरह काम करता है। यह आपको लंबे समय के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जिन लोगों का फ्रंटल लोब ठीक से काम नहीं करता, वे अक्सर बहुत ही आवेगी और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा व्यक्तित्व, हमारा सामाजिक व्यवहार, ये सब भी बहुत हद तक हमारे फ्रंटल लोब द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एक सामाजिक स्थिति में कैसे व्यवहार करना है, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझना है, जिसे सहानुभूति कहते हैं, और अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। ये हमारे अंदर सही और गलत की नैतिक भावना का भी एक बहुत प्रमुख केंद्र है। और अंत में फ्रंटल लोब में एक और बहुत ही खास हिस्सा होता है, जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। यह हमारे शरीर के स्वैच्छिक मूवमेंट यानी उन हरकतों को नियंत्रित करता है जिन्हें हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि चलना, लिखना या हाथ हिलाना। आपके दिमाग का यह हिस्सा एक नक्शे की तरह है, जिसमें आपके शरीर के हर हिस्से का एक प्रतिनिधि क्षेत्र है। फ्रंटल लोब की कहानी हमें एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सबक सिखाती है। यह हमें स्वतंत्र इच्छा के जैविक आधार की एक झलक देती है। यह हमें दिखाता है कि हमारे पास यह क्षमता है कि हम सिर्फ अपनी आदिम प्रवृत्तियों के अनुसार ही न जिएं, बल्कि हम सोच समझकर, योजना बनाकर और लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपने फैसले ले सकते हैं। हम अपने आवेगों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक बन सकते हैं। लेकिन यह सीईओ अकेला काम नहीं करता। उसे बाकी के विभागों से लगातार जानकारी मिलती रहती है, और जानकारी का सबसे मुख्य स्रोत है हमारे शरीर की इंद्रियां। तो चलिए, अब हम दिमाग के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो हमारी स्पर्श, तापमान और दर्द की दुनिया को संभालता है। चैप्टर नंबर 3, दुनिया को छूना, आपके दिमाग का सेंसरी हब। अगर फ्रंटल लोब हमारे दिमाग का सीईओ है, तो उसे अच्छे फैसले लेने के लिए अच्छी और सटीक जानकारी की जरूरत होती है। और यह जानकारी आती है हमारे दिमाग के दूसरे मुख्य विभाग, पैरिएटल लोब से। यह लोब हमारे सिर के ऊपरी पिछले हिस्से में ठीक फ्रंटल लोब के पीछे स्थित होता है।
और इसका मुख्य काम है हमारे शरीर से आने वाली सभी संवेदी सूचनाओं को, खासकर स्पर्श से जुड़ी सूचनाओं को प्रोसेस करना। ये हमारे दिमाग का सेंसरी हब है। जब आप अपनी उंगली से किसी चीज को छूते हैं, चाहे वो एक नरम मखमल का पोशाक हो, एक खुरदरी दीवार हो या एक गर्म कप चाय हो, तो आपकी उंगली की नसों में मौजूद लाखों छोटे छोटे रिसेप्टर्स उस जानकारी यानी नरम, खुरदरा, गर्म को विद्युत संकेतों में बदलते हैं। ये संकेत आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधे आपके पैरिएटल लोब के एक खास हिस्से सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। ये कॉर्टेक्स मोटर कॉर्टेक्स की तरह ही एक नक्शा है, लेकिन यह शरीर को हिलाने का नहीं, बल्कि शरीर को महसूस करने का नक्शा है। आपके शरीर के हर हिस्से का, आपके होंठ, आपकी उंगलियां, आपके पैर, सबका इस नक्शे पर एक प्रतिनिधि क्षेत्र है। और यह नक्शा बहुत ही दिलचस्प है। इसमें शरीर के हिस्सों का आकार उनके वास्तविक आकार के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता के अनुसार होता है। हमारे होंठ और हमारी उंगलियों के सिरे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनमें बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, इसलिए दिमाग के इस नक्शे पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जबकि हमारी पीठ, जो उतनी संवेदनशील नहीं होती, उसका प्रतिनिधित्व बहुत छोटा होता है। यही कारण है कि आप अपनी उंगली के सिरे से दो बहुत ही करीबी बिंदुओं को भी अलग अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी पीठ पर नहीं। लेकिन पैरेटल लोब का काम सिर्फ स्पर्श, तापमान और दर्द को महसूस करना ही नहीं है। इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और जादुई सा लगने वाला काम है, और वो है स्थानिक जागरूकता। यह हमें यह बताने में मदद करता है कि हमारा शरीर इस स्पेस में कहाँ है और हमारे आसपास की चीजें कहाँ हैं। जब आप अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए अपने कमरे में चल लेते हैं, तो आपको अपने पैरेटल लोब को धन्यवाद देना चाहिए। यह लगातार आपके शरीर के अंगों की स्थिति और आपके आसपास की दुनिया का एक त्रिआयामी नक्शा बना रहा होता है। यह आपको एक कप को उठाने के लिए अपने हाथ को कितनी दूर और किस दिशा में ले जाना है, यह बताने में मदद करता है। इसके अलावा पैरिएटल लोब हमारी अलग अलग इंद्रियों से आने वाली जानकारी को एक साथ एकीकृत करने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी आंखों से आने वाली जानकारी, हमारे कानों से आने वाली जानकारी और हमारे शरीर से आने वाली जानकारी को मिलाकर दुनिया की एक सुसंगत और एकीकृत तस्वीर बनाता है। यह हमें संख्या और गणना की हमारी क्षमता में भी मदद करता है। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें हमारे अपने शरीर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हम अक्सर अपने शरीर को सिर्फ एक वाहन की तरह देखते हैं, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा दिमाग लगातार हमारे शरीर से आने वाले अरबों संकेतों को सुन रहा है और उनका विश्लेषण कर रहा है। यह हमें माइंडफुलनेस या सचेत होने के महत्व की याद दिलाता है। जब हम अपनी सांसों पर या अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम असल में अपने पैरेटल लोब की गतिविधि के प्रति जागरूक हो रहे होते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ स्पर्श और स्थान की ही नहीं है। हमारी दुनिया आवाजों और यादों से भी बनी है। तो चलिए, अब हम दिमाग के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो हमारी सुनने की क्षमता और हमारे अतीत के खजानों को संभालता है। चैप्टर नंबर 4, यादों का खजाना और आवाजों की दुनिया, टेम्पोरल लोब का जादू। अब हम दिमाग के उस हिस्से की यात्रा करेंगे जो हमारे कानों के ठीक पीछे हमारे सिर के दोनों तरफ स्थित है। इसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। यह हमारे दिमाग का ऑडियो और मेमोरी प्रोसेसर है। अगर फ्रंटल लोब सीईओ है और पैरिएटल लोब सेंसरी इनपुट विभाग, तो टेम्पोरल लोब एक तरह से कंपनी का लाइब्रेरी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। यह हमारी कुछ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंसानी क्षमताओं के लिए जिम्मेदार है। इसका सबसे पहला और सबसे स्पष्ट काम है सुनने की प्रक्रिया। जब कोई आवाज, जैसे कि मेरी यह आवाज, आपके कानों में पहुंचती है, तो आपके कान के पर्दे में कंपन होता है। यह कंपन फिर विद्युत संकेतों में बदल जाता है और सीधे आपके टेम्पोरल लोब के एक खास हिस्से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचता है। लेकिन यह कॉर्टेक्स सिर्फ आवाज को सुनता ही नहीं है, वो उसे समझता भी है। वो आवाज की पिच, उसकी तीव्रता और उसके लय को पहचानता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो आवाजों के बीच फर्क करना सीखता है। वो आपकी माँ की आवाज को आपके दोस्त की आवाज से अलग पहचान सकता है।
और इसी सुनने की क्षमता से जुड़ी है हमारी एक और अद्भुत शक्ति, भाषा को समझना। टेम्पोरल लोब के अंदर आमतौर पर बाएं हिस्से में एक बहुत ही खास क्षेत्र होता है जिसे वर्निकेस एरिया कहते हैं। यह हमारे दिमाग का शब्दकोश या डिक्शनरी है। जब आप शब्दों को सुनते हैं तो यह एरिया उन आवाजों को एक अर्थ देता है। अगर यह एरिया क्षतिग्रस्त हो जाए तो एक व्यक्ति शब्दों को सुन तो सकता है, उसे यह तो पता चलेगा कि कोई बोल रहा है, लेकिन उसे उन शब्दों का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। यह ऐसा होगा मानो आप कोई विदेशी भाषा सुन रहे हों। लेकिन टेम्पोरल लोब का शायद सबसे रहस्यमयी और सबसे जादुई काम है स्मृति या यादों का निर्माण और भंडारण। टेम्पोरल लोब के बहुत ही गहरे अंदरूनी हिस्से में एक छोटी सी समुद्री घोड़े के आकार की संरचना होती है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का सेव है, बटन है। यह हमारी अल्पकालिक यादों, जैसे कि आपने कुछ मिनट पहले क्या अध्ययन किया था, को लेकर उन्हें दीर्घकालिक यादों में बदलने के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें आप सालों तक याद रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हिप्पोकैम्पस निकाल दिया जाए तो वो अपनी पुरानी यादों को तो याद रख पाएगा, लेकिन वो कोई भी नई दीर्घकालिक याद नहीं बना पाएगा। वो हर कुछ मिनटों में अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेगा, एक ऐसे अंतहीन वर्तमान में फंसा हुआ जिसमें कोई अतीत नहीं जुड़ पाता। टेम्पोरल लोब हमारी भावनाओं को पहचानने और उन्हें प्रोसेस करने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर एक और संरचना के माध्यम से जिसे एमिग्डाला कहते हैं और जिसकी बात हम बाद में और विस्तार से करेंगे। ये हमें चेहरों को पहचानने में भी मदद करता है। यह सब हमें क्या सिखाता है? यह हमें पहचान और समय के बारे में बहुत गहरे दार्शनिक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हमारी यादें ही तो हैं जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। हमारा अतीत ही तो है जो हमारे वर्तमान को एक संदर्भ और एक अर्थ देता है। अगर आपकी सारी यादें मिटा दी जाएं, तो क्या आप रहेंगे? यह हमें दिखाता है कि हमारा स्व कोई स्थिर चीज नहीं है। ये तो यादों की एक लगातार बनती और बदलती हुई कहानी है, जिसे हमारा टेम्पोरल लोब हमारे लिए लिख रहा है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर बोलने पर इतना ध्यान देते हैं कि हम सच में सुनना ही भूल जाते हैं। एक अच्छा श्रोता होना, दूसरों की बातों को और उनके पीछे छिपी भावनाओं को समझना, यह एक बहुत अहम कला है और यह कला हमारे टेम्पोरल लोब से ही आती है। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ स्पर्श, स्थान, ध्वनियों और यादों से ही नहीं बनी है। शायद हमारी सबसे प्रमुख इंद्रिय है हमारी दृष्टि। चैप्टर नंबर 5, आंखों देखा सच, आपके दिमाग का विजन सेंटर। अब हम अपनी दिमाग की यात्रा के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे सिर के बिल्कुल पीछे स्थित है और जिसका सिर्फ एक और एक मात्र जुनून है, देखना। इसे ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। यह हमारे दिमाग का विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है, एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही विशेष ग्राफिक्स कार्ड जो हमारी आंखों द्वारा भेजी गई कच्ची जानकारी को लेकर उसे एक रंगीन, त्रिआयामी और गतिशील दुनिया की तस्वीर में बदलता है। आप अभी जो कुछ भी देख रहे हैं, इन शब्दों के आकार, आपके कमरे की दीवारें, आपके फोन की रोशनी, यह सब कुछ असल में आपके ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ही रचा जा रहा है। यह प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह बहुत ही जटिल है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर आपकी आंखों में प्रवेश करती हैं, तो वे आपकी आंखों के पिछले हिस्से में स्थित रेटिना पर एक उलटी दो आयामी छवि बनाती है। रेटिना में मौजूद लाखों प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, जिन्हें रोड्स और कोन्स कहते हैं, इस प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। ये संकेत फिर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से दिमाग के बीच में स्थित एक रिले स्टेशन थैलेमस से होते हुए सीधे आपके ऑक्सीपिटल लोब के सबसे पिछले हिस्से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। यहां तक ये जानकारी बहुत ही कच्ची और बिखरी हुई होती है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एक तरह के फीचर डिटेक्टर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद न्यूरॉन्स के अलग अलग समूह बहुत ही खास चीजों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि सीधी लकीरें, तिरछी लकीरें, किनारे और गति। यह ऐसा है मानो आपका दिमाग पहले पूरी तस्वीर को उसके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ देता है और फिर यह सारी बिखरी हुई जानकारी ऑक्सीपिटल लोब के दूसरे और ज्यादा उन्नत हिस्सों में भेजी जाती है, जहां एक और जादू होता है। यहां दिमाग इन सभी अलग अलग फीचर्स यानी लकीरों, किनारों
और गतियों को फिर से एक साथ जोड़ना शुरू कर देता है, ताकि एक सार्थक वस्तु की पहचान हो सके। यहाँ पर एक रास्ता है जो यह पहचानता है कि क्या है, जैसे कि यह एक चेहरा है, ये एक किताब है, और एक दूसरा रास्ता है जो यह पहचानता है कि वो चीज कहाँ है और कैसे हिल रही है। यह सब कुछ एक सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में और पूरी तरह से स्वचालित रूप से होता है। ऑक्सीपिटल लोब की कहानी हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं अपनी आंखों देखी बात पर ही यकीन करता हूं, लेकिन ऑक्सीपिटल लोब हमें यह दिखाता है कि हम असल में आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखते हैं। हमारी आंखें तो बस कच्चा डेटा इकट्ठा करती हैं। असली देखने का काम, उस डेटा को एक अर्थ देने का काम तो हमारा दिमाग करता है। और हमारा दिमाग एक निष्क्रिय कैमरा नहीं है, वो एक सक्रिय दुभाषिया है। वो लगातार खाली जगहों को भरता है, पैटर्न खोजता है और अपनी पिछली यादों और अपेक्षाओं के आधार पर सबसे अच्छा अनुमान लगाता है कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। इसका मतलब यह है कि जो हम देखते हैं वो हमेशा 100% वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं होती। वो तो हमारे दिमाग द्वारा रचा गया एक संस्करण होता है। यही कारण है कि ऑप्टिकल इल्यूजन काम करते हैं। वे हमारे दिमाग के इन्हीं अनुमान लगाने वाले सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि हमें अपनी ही धारणाओं पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा अधूरा और व्यक्तिपरक हो सकता है। दो लोग एक ही घटना को देख सकते हैं और उनके दिमाग उसकी बिल्कुल अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। यह हमें एक ज्यादा विनम्र और एक ज्यादा खुले विचारों वाला इंसान बनाता है। अब जब हमने दिमाग के इन 4 प्रमुख महाद्वीपों की सैर कर ली है, तो चलिए अब हम कुछ छोटे लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण संरचनाओं की ओर जाते हैं। चैप्टर नंबर 6, छोटा दिमाग, बड़ा काम, सेरिबैलम और आपके शरीर का संतुलन। अब तक हमने दिमाग के उस सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध हिस्से यानी सेरेब्रम और उसके 4 लोब्स की यात्रा की है। लेकिन हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में सेरेब्रम के नीचे एक और उससे छोटा लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दिमाग छिपा हुआ है। इसे सेरिबैलम कहते हैं, जिसका लैटिन में मतलब ही होता है छोटा दिमाग। ये दिखने में एक छोटे सिकुड़े हुए सेरिब्रम जैसा ही लगता है और इसका वजन पूरे दिमाग का सिर्फ 10% होता है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस छोटे से हिस्से में पूरे दिमाग के आधे से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। तो जाहिर है यह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जटिल काम कर रहा होगा। तो सेरिबैलम का काम क्या है? अगर सेरिब्रम हमारे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है, तो सेरिबैलम करने वाला हिस्सा है, खासकर जब बात आती है हमारे शरीर की गति और संतुलन की। यह हमारे शरीर का ऑटो पायलट है, एक बहुत ही परिष्कृत मोशन कंट्रोलर है। जब आप चलने जैसा एक साधारण सा काम भी करते हैं, तो आपको शायद इसका एहसास नहीं होता, लेकिन आपके शरीर की सैकड़ों मांसपेशियां एक बहुत ही जटिल और बहुत ही सटीक क्रम में एक साथ काम कर रही होती हैं। आपको अपने शरीर का वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डालना होता है। आपको अपना संतुलन बनाए रखना होता है और यह सब आपको बिना सोचे समझे करना होता है। यह सब कौन संभव बनाता है? आपका सेरिबैलम। जब आपका सेरिब्रम यानी फ्रंटल लोब का मोटर कोर्टेक्स चलने का फैसला लेता है, तो वो एक बहुत ही मोटा मोटा, एक बहुत ही कच्चा कमांड भेजता है। सेरिबैलम उस कच्चे कमांड को लेता है और उसे एक बहुत ही चिकने, एक बहुत ही समन्वित और एक बहुत ही सटीक मूवमेंट में बदल देता है। वो लगातार आपके शरीर से, आपके कानों के अंदरूनी हिस्से से, जो संतुलन के लिए जिम्मेदार है, और आपकी आंखों से आने वाली जानकारी को ले रहा होता है और उसके आधार पर वो हर मिलीसेकंड में आपकी मांसपेशियों को भेजे जाने वाले संकेतों को ठीक ठाक करता रहता है। सेरिबैलम का सबसे प्रमुख काम है मोटर लर्निंग, यानी गति से जुड़े कौशलों को सीखना और उन्हें स्वचालित बनाना। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आपको हर चीज पर, अपने संतुलन पर, अपने पैडल पर, अपने हैंडल पर बहुत ही सचेत रूप से ध्यान देना होता है। यह काम आपका सेरिब्रम कर रहा होता है और यह बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, साइकिल चलाने की यह पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे आपके सेरिबैलम में प्रोग्राम हो जाती है और फिर एक दिन आप बिना सोचे समझे अपने दोस्तों से बातें करते हुए भी
साइकिल चलाने लगते हैं। अब यह एक स्वचालित प्रक्रिया बन चुकी है। यही सेरिबैलम का जादू है। यही चीज एक पियानो बजाने, एक गेंद फेंकने या टाइपिंग करने जैसे हर उस कौशल पर लागू होती है जिसमें सटीक और समन्वित गति की जरूरत होती है। यह हमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि किसी भी नए कौशल में माहिर होने के लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति कितनी ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हम असल में अपने सेरिबेलम के अंदर नए और मजबूत न्यूरल कनेक्शन बना रहे होते हैं। हम उस कौशल को अपने मसल मेमोरी का हिस्सा बना रहे होते हैं। ये हमें यह भी सिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया में निराश नहीं होना चाहिए। शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है क्योंकि हमारा सचेत मन यानी सेरिब्रम उस पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा होता है। लेकिन अगर हम धैर्य के साथ अभ्यास करते रहें तो वो कौशल धीरे धीरे हमारे अवचेतन यानी सेरिबैलम का हिस्सा बन जाएगा और हमारे लिए एक दूसरी प्रकृति बन जाएगा। लेकिन सेरिबैलम सिर्फ शरीर की गति को ही नियंत्रित नहीं करता। हाल के शोध यह भी दिखा रहे हैं कि यह हमारे कुछ संज्ञानात्मक कार्यों जैसे कि ध्यान, भाषा और भावनाओं को फाइन ट्यून करने में भी एक भूमिका निभा सकता है। यह हमारे दिमाग का एक बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो इससे भी ज्यादा पुराने, इससे भी ज्यादा आदिम हैं। चैप्टर नंबर 7, आपके अंदर का मगरमच्छ, दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा। अब हम अपनी दिमाग की यात्रा में और भी गहरे और भी समय में पीछे जा रहे हैं। हम दिमाग के उस हिस्से की ओर जा रहे हैं जो विकासवाद की दृष्टि से सबसे पुराना, सबसे आदिम है। ये वो हिस्सा है जो हमारे अंदर तब से मौजूद है जब हमारे पूर्वज इंसान नहीं बल्कि शायद रेंगने वाले जीव थे। इसीलिए इसे अक्सर रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है। यह है ब्रेन स्टेम, वो डंठल जैसी संरचना जो हमारे दिमाग को हमारी रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है। यह हमारे दिमाग का जीवन समर्थन प्रणाली है, एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ब्रेन स्टेम का काम सोचना या महसूस करना नहीं है, इसका काम है बस आपको जिंदा रखना। यह उन सभी बुनियादी और स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है जिनके बारे में हमें कभी सोचना भी नहीं होता। आपकी सांस, आपके दिल की धड़कन, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ ब्रेन स्टेम द्वारा ही नियंत्रित होता है। जब आप खाना निगलते हैं तो यह एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसे ब्रेन स्टेम नियंत्रित करता है। यह आपके सोने और जागने के चक्र को भी नियंत्रित करता है। यह आपके दिमाग का वो गुमनाम, वो खामोश हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर चौबीसों घंटे यह सुनिश्चित करता है कि शो चलता रहे। ब्रेन स्टेम हमें हमारी विकासवादी जड़ों की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे इस आधुनिक सभ्य खोपड़ी के अंदर आज भी एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही आदिम मगरमच्छ छिपा हुआ है जिसका एकमात्र सरोकार है जीवित रहना। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारी चेतना और हमारी स्वतंत्र इच्छा कितनी नाजुक है। हम यह सोचना पसंद करते हैं कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन कुछ ऐसी बुनियादी स्वचालित प्रक्रियाओं पर टिका हुआ है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर, दिमाग के बिल्कुल केंद्र में, कुछ और बहुत ही पुरानी और बहुत ही शक्तिशाली संरचनाओं का एक समूह है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसे अक्सर भावनात्मक दिमाग भी कहा जाता है। यह वो जगह है जहां हमारी सबसे कच्ची, सबसे आदिम भावनाएं जैसे कि डर, गुस्सा और खुशी पैदा होती हैं। यह हमारे सर्वाइवल ब्रेन का ही एक विकसित रूप है जो हमें सिर्फ जिंदा ही नहीं रखता बल्कि हमें यह भी बताता है कि दुनिया में कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं यानी जिनकी ओर हमें जाना चाहिए, और कौन सी चीजें बुरी हैं यानी जिनसे हमें दूर भागना चाहिए। लिम्बिक सिस्टम के दो हिस्से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहला है एमिगडाला, जो बादाम के आकार की एक छोटी सी संरचना है। एमिगडाला हमारे दिमाग का खतरे का डिटेक्टर या अलार्म सिस्टम है। यह लगातार हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करता रहता है और जैसे ही उसे कोई संभावित खतरा नजर आता है वो तुरंत हमारे शरीर में लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया को चालू कर देता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आपका शरीर खतरे का सामना करने या उससे भागने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक बहुत ही तेज और बहुत ही शक्तिशाली प्रणाली है जो हमारे तर्क संगत दिमाग यानी फ्रंटल लोब को भी बाईपास कर सकती है। यही कारण है
कि जब हम अचानक एक सांप देख लेते हैं तो हम सोचने से पहले ही उछल जाते हैं। लिम्बिक सिस्टम का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, जिसकी हमने पहले भी बात की है। हिप्पोकैम्पस हमारी यादों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह हमारी भावनाओं से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एमिगडाला के साथ मिलकर हमारी भावनात्मक यादें बनाता है। यही कारण है कि हमें वो घटनाएं सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से याद रहती हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुशी या बहुत ही ज्यादा दुख से जुड़ी होती हैं। यह भावनात्मक दिमाग हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हम पूरी तरह से तर्क संगत प्राणी नहीं हैं, जैसा कि रैशनलिस्ट दार्शनिक मानते थे। हम बहुत ही गहरे, बहुत ही शक्तिशाली भावनाओं वाले प्राणी भी हैं, और हमारी ये भावनाएं अक्सर हमारे तर्क पर हावी हो सकती हैं। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कई बार अतार्किक व्यवहार क्यों करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा वो पुराना भावनात्मक दिमाग हमारे नए तर्क संगत दिमाग से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक सुखी और संतुलित जीवन जीने की कला शायद इन दोनों दिमागों, यानी भावनात्मक और तर्क संगत, के बीच एक सामंजस्य, एक संवाद स्थापित करने में ही निहित है। लेकिन यह संवाद होता कैसे है? यह जानकारी दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती कैसे है? चैप्टर नंबर 8, दिमाग की भाषा, न्यूरॉन्स और साइनेप्स का जादुई नृत्य। अब तक हमने दिमाग के अलग अलग हिस्सों, यानी उसके भूगोल की यात्रा की है। लेकिन यह सभी हिस्से एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? वो कौन सी भाषा है जिसमें हमारा दिमाग सोचता है, महसूस करता है और फैसले लेता है? इस चैप्टर में हम दिमाग के नक्शे से उतरकर उसकी तारों की, उसके सर्किट की दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम उन अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलेंगे जो इस पूरे शो को चलाती हैं और जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। यह दिमाग की भाषा को समझने की एक यात्रा है जो किसी भी कंप्यूटर की भाषा से कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा सुंदर है। एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका एक बहुत ही खास तरह की कोशिका है जिसका एकमात्र काम है जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक सामान्य न्यूरॉन के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है सेल बॉडी या सोमा, जो कोशिका का मुख्य हिस्सा है और जिसमें न्यूक्लियस होता है। दूसरा, सेल बॉडी से निकलने वाली पतली वृक्ष की शाखाओं जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट का काम है दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल प्राप्त करना। और तीसरा है एक लंबी पतली पूंछ जैसी संरचना जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का काम है सिग्नल को आगे भेजना। तो डेंड्राइट इनपुट है और एक्सॉन आउटपुट है। अब सबसे जादुई बात यह है कि न्यूरॉन्स एक दूसरे को सीधे सीधे छूते नहीं हैं। एक न्यूरॉन के एक्सोन के सिरे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में एक बहुत ही छोटा सा खाली स्थान होता है। एक सूक्ष्म खाई होती है। इसी खाई को साइनेप्स कहते हैं। और यही साइनेप्स वो जगह है जहां दिमाग का असली जादू होता है, जहां जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कूदती है। ये कूदने की प्रक्रिया दो चरणों में होती है, एक विद्युत और एक रासायनिक। जब एक न्यूरॉन को अपने डेंड्राइट पर पर्याप्त सिग्नल मिलते हैं तो वो फायर करता है। इसका मतलब है कि उसके सेल बॉडी से एक छोटा सा तेज विद्युत आवेग, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, पैदा होता है। यह विद्युत आवेग बिजली की तेजी से उसके एक्सोन के साथ साथ नीचे की ओर यात्रा करता है। और अब आता है रासायनिक हिस्सा। जब यह विद्युत आवेग एक्सोन के बिल्कुल सिरे पर पहुंचता है तो वो वहां मौजूद छोटी छोटी थैलियों को फोड़ देता है। इन थैलियों में भरे होते हैं बहुत ही खास तरह के रसायन जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। आपने इनके कुछ नाम जरूर सुने होंगे, जैसे कि डोपामाइन यानी खुशी और प्रेरणा से जुड़ा, सेरोटोनिन यानी मूड और नींद से जुड़ा, और एसिटाइल कोलाइन यानी याददाश्त और मांसपेशियों के नियंत्रण से जुड़ा। ये न्यूरोट्रांसमीटर उस साइनेप्स वाली खाई में फैल जाते हैं और तैरकर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। वहां वे ताले में चाबी की तरह खास तरह के रिसेप्टर्स में फिट हो जाते हैं। और यह फिट होना अगले न्यूरॉन में एक नया सिग्नल पैदा करता है। या तो उसे फायर करने के लिए उत्तेजित करता है या उसे फायर करने से रोकता है। आपका हर एक विचार, आपकी हर एक भावना, आपकी हर एक याद और कुछ नहीं बल्कि आपके दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स के बीच खरबों साइनेप्स पर होने वाला यही विद्युत रासायनिक नृत्य है। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और एक अविश्वसनीय रूप से
सुंदर सिम्फनी है जो हर पल आपके सिर के अंदर बज रही है। ये हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बीच कितना गहरा संबंध है। हमारे मूड, हमारी प्रेरणा और हमारी याददाश्त, ये सब हमारे दिमाग में मौजूद इन छोटे छोटे रसायनों के संतुलन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अच्छा खाना, अच्छी नींद और व्यायाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। और यही कारण है कि कुछ दवाइयां इन न्यूरोट्रांसमीटरों के स्तर को बदलकर डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का इलाज करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन क्या यह तारों का यह नेटवर्क हमेशा के लिए फिक्स होता है? चैप्टर नंबर 9, दिमाग जो खुद को बदलता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का चमत्कार। बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि एक वयस्क इंसान का दिमाग एक पत्थर की लकीर की तरह होता है। यह माना जाता था कि हम जितने न्यूरॉन्स और कनेक्शन के साथ बड़े होते हैं, वे लगभग उतने ही रहते हैं और दिमाग में कोई महत्वपूर्ण बदलाव संभव नहीं है। अगर दिमाग के किसी हिस्से को कोई चोट लग जाए तो वो नुकसान स्थायी होता है। ये एक बहुत ही निराशाजनक और स्थिर तस्वीर थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक ऐसी क्रांति हुई है जिसने दिमाग के बारे में हमारी इस पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया है। और उस क्रांति का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? सरल शब्दों में, यह दिमाग की खुद को बदलने, खुद को फिर से तार तार करने की एक अद्भुत और चमत्कारी क्षमता है। आपका दिमाग कोई हार्डवायर्ड फिक्स सर्किट नहीं है। यह तो एक जीवित, एक गतिशील और एक लगातार बदलते रहने वाला नेटवर्क है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, हर बार जब आप कोई नया अनुभव करते हैं, और यहां तक कि हर बार जब आप कोई नया विचार सोचते हैं, तो आप असल में भौतिक रूप से अपने दिमाग की संरचना को, उसके कनेक्शन को बदल रहे होते हैं। यह काम कैसे करता है? यह साइनेप्स के स्तर पर काम करता है, जिसकी हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिफिक कहावत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं, वे एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई काम करते हैं या कोई विचार सोचते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स का एक खास पैटर्न, एक खास सर्किट सक्रिय होता है। और अगर आप उसी काम को या उसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो उस सर्किट में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा कुशल हो जाता है। उन न्यूरॉन्स के लिए एक दूसरे से बात करना आसान हो जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप पहली बार गिटार बजाना सीखते हैं, तो आपके दिमाग को आपकी उंगलियों को सही तार पर, सही समय पर रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आपके न्यूरल सर्किट बहुत ही कमजोर और धीमे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हर रोज अभ्यास करते जाते हैं, वो खास सर्किट जो गिटार बजाने के लिए जिम्मेदार है, वो बार बार सक्रिय होता है। और धीरे धीरे उन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन इतने मजबूत और इतने स्वचालित हो जाते हैं कि आप बिना देखे और बिना सोचे समझे ही अपनी उंगलियों को सही जगह पर रखने लगते हैं। आपने असल में अपने अभ्यास से अपने दिमाग के अंदर एक गिटार सर्किट को भौतिक रूप से बना लिया है और उसे मजबूत कर लिया है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत एक बहुत ही शक्तिशाली और आशा से भरा हुआ संदेश देता है। यह हमें बताता है कि हम अपने दिमाग के, और इसलिए अपनी आदतों, अपनी क्षमताओं और यहां तक कि अपने व्यक्तित्व के भी निष्क्रिय शिकार नहीं हैं। हम सक्रिय रूप से अपने दिमाग को बदल सकते हैं। यह विकास की मानसिकता के पीछे का वैज्ञानिक आधार है। अगर आप यह मानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी प्रतिभा फिक्स है, तो आप नई चुनौतियों से डरेंगे। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि हर चुनौती आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनाने का एक मौका है, तो आप सीखने की प्रक्रिया को एक रोमांचक खेल के रूप में देखेंगे। ये बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतों को बनाने का भी रहस्य है। एक बुरी आदत, जैसे कि धूम्रपान, आपके दिमाग में एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित न्यूरल सर्किट के अलावा और कुछ नहीं है। उस आदत को तोड़ने का मतलब है उस सर्किट का इस्तेमाल करना बंद कर देना, ताकि वो कमजोर हो जाए और एक नए, एक स्वस्थ सर्किट, जैसे कि व्यायाम करना, को बार बार सक्रिय करके उसे मजबूत बनाना। इसमें समय और मेहनत लगती है, क्योंकि आपको अपने दिमाग को सचमुच में रीवायर करना होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये भी समझाती है कि कैसे लोग दिमाग पर लगी गंभीर चोटों, जैसे कि स्ट्रोक, के बाद भी ठीक हो सकते हैं। अगर दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो अभ्यास और थेरेपी के माध्यम से दिमाग के दूसरे हिस्से अक्सर उस क्षतिग्रस्त हिस्से के कुछ कामों को सीख सकते हैं।
वे नए कनेक्शन बनाकर उस फंक्शन को संभाल सकते हैं। तो आपका दिमाग एक मूर्ति नहीं है, ये तो एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है, लगातार बदल रही है। और इस नदी का प्रवाह किस दिशा में होगा, ये बहुत हद तक आपके अपने हाथों में है। आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, आप जिस पर ध्यान देते हैं, वो सब आपके दिमाग को और इसलिए आपको हर पल, हर क्षण आकार दे रहा है। आप अपने दिमाग के मूर्तिकार हैं। लेकिन इस सब के बाद एक सवाल अभी भी बाकी है। चैप्टर नंबर 10, मशीन में छिपा भूत, चेतना का अंतिम रहस्य। हम अपनी इस अविश्वसनीय यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य के दरवाजे पर आ गए हैं। हमने दिमाग के भूगोल को समझा, हमने उसकी भाषा को डिकोड किया और हमने उसकी खुद को बदलने की चमत्कारी क्षमता को भी देखा। हमने यह जान लिया है कि हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और शक्तिशाली जैविक कंप्यूटर है। लेकिन इस सब के बाद भी एक सवाल, एक बहुत विशाल और बहुत ही जिद्दी सवाल हवा में लटका रह जाता है, और वो है चेतना का सवाल। हम सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करने वाली मशीनें ही क्यों नहीं हैं? हम अनुभव करने वाली, महसूस करने वाली इकाइयां क्यों हैं? ये जो हमारा आंतरिक व्यक्तिपरक संसार है, लाल रंग को देखने का एहसास, चॉकलेट खाने का स्वाद, प्यार में होने की भावना, ये कहाँ से आता है? आप दिमाग के हर एक न्यूरॉन, हर एक साइनेप्स और हर एक केमिकल को पूरी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन वो सब मिलकर अनुभव के इस जादू को कैसे पैदा करते हैं, यह आज भी विज्ञान और दर्शन के लिए सबसे विशाल पहेली है। इसी को दार्शनिक डेविड चामर्स ने चेतना की कठिन समस्या कहा है। यह मशीन में छिपे भूत की वो पुरानी समस्या है जिसे हमने पहले चैप्टर में छुआ था, लेकिन यह एक नए, एक वैज्ञानिक रूप में वापस आ गई है। हम जानते हैं कि भूत कोई अलग, गैर भौतिक चीज नहीं है। वो इसी मशीन का, इसी दिमाग का एक हिस्सा है। लेकिन वो है क्या, और वो काम कैसे करता है? कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि चेतना सिर्फ एक उभरती हुई संपत्ति है। इसका मतलब है कि जब एक सिस्टम, जैसे कि हमारा दिमाग, एक खास स्तर की जटिलता और कनेक्टिविटी पर पहुंच जाता है, तो चेतना उसमें से अपने आप ही एक नए और अप्रत्याशित गुण के रूप में उभर आती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अणु जब एक खास तरीके से संगठित होते हैं, तो उनमें गीलापन का गुण उभर आता है, जो एक अकेले अणु में नहीं होता। इस नजरिए से चेतना कोई अलग से जोड़ी गई चीज नहीं है। यह तो बस बहुत ही जटिल सूचना प्रसंस्करण का ही एक साइड इफेक्ट है। कुछ और विचारक, जैसे कि रोजर पेनरोज, का मानना है कि चेतना को समझने के लिए हमारी आज की भौतिकी ही अपर्याप्त है। वे मानते हैं कि चेतना का संबंध शायद क्वांटम मैकेनिक्स की उन अजीब और रहस्यमयी प्रक्रियाओं से है जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हो रही हैं। यह एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन बहुत ही आकर्षक विचार है। और कुछ दार्शनिक ये भी मानते हैं कि चेतना शायद इस ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है, ठीक स्पेस, टाइम या मास की तरह। इस विचार को पैनसाइकिज्म कहते हैं। यह कहता है कि चेतना का एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही आदिम रूप हर पदार्थ में, यहां तक कि एक इलेक्ट्रॉन में भी मौजूद हो सकता है। और हमारा इंसानी दिमाग बस उस मौलिक चेतना को एक बहुत ही जटिल और एकीकृत रूप में संगठित करता है। हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा जवाब सही है। शायद सही जवाब इनमें से कोई भी ना हो। चेतना का यह रहस्य ही वो अंतिम सीमा है जहां विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता आकर मिलते हैं। ये हमें हमारी अपनी समझ की सीमाओं की विनम्रता सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में और हमारे अपने अंदर भी ऐसे रहस्य हैं जो शायद हमेशा हमारी पकड़ से कुछ बाहर ही रहेंगे। लेकिन इस रहस्य का सामना करना ही शायद इंसान होने का सबसे बड़ा रोमांच है। अपने ही दिमाग को, अपनी ही चेतना को समझने की यह कोशिश हमें यह याद दिलाती है कि हम सिर्फ जीवित रहने के लिए ही नहीं बने हैं। हम समझने के लिए, सवाल पूछने के लिए और आश्चर्य करने के लिए बने हैं। आपका दिमाग जो इस ऑडियो बुक को सुन रहा है और इन विचारों को समझ रहा है, वो इस ब्रह्मांड द्वारा खुद को जानने का ही एक तरीका है। आप और हम इस ब्रह्मांड की आंखें, कान और दिमाग हैं, और यह एक बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर जिम्मेदारी है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि हमारा दिमाग कितना अद्भुत, कितना जटिल और कितना शक्तिशाली है, और कैसे उसे समझकर हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे आपके दिमाग के अलग-अलग हिस्से काम करते हैं, कैसे आपकी भावनाएं और यादें बनती हैं, कैसे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और कैसे आप अपने दिमाग के प्रति और ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने ही दिमाग का मूर्तिकार बनकर अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।